अब मैं उसी दूरी को अधिक से अधिक 10 मिनट में तय कर लूंगा और पृथ्वी तल तक पहुंचते पहुंचते मेरा सर्वनाश हो जाएगा। ये विचार मेरे चित्त को चंचल किए देता था, पर तुरंत ही मैंने अपने को बहुत संभाला और अपनी इन मन कल्पित बातों को असंभव विचारने लगा। ये कदापि संभव नहीं कि मैं इतने शीघ्र नीचे पहुंच गया। यद्यपि मैं नीची सतह पर उतर रहा हूं, पर मेरा वेग उतना नहीं था जितना मैंने विचारा था। इस विचार ने मेरा चित्त अति शांत कर दिया। वस्तुतः इस भय ने मेरे इंद्रिय ज्ञानों का नाश कर दिया था। मैं कदापि उस समय अपने होश में न होऊंगा। अब मैंने यह विचारा था कि यह सतह जो मेरे नीचे देख पड़ती है पृथ्वी की है, पर वास्तव में पृथ्वी की सतह अब मेरे ऊपर शिरोबिंदु में हो गई थी और बेलून के आड़ में होने के कारण मुझे कुछ नहीं देख पड़ता था और अब चंद्रमा मेरे नीचे पैरों की ओर दिखाई दे रहा था। अपने चारों ओर की वस्तुओं में इस प्रकार एकाएक यह अद्भुत परिवर्तन देख मैं बड़े अचंभे में पड़ गया था और यात्रा भर की बातों में इस बात का स्वयं मुझे कुछ अर्थ नहीं समझ पड़ता था। मैंने पूर्व ही सोच लिया था कि जब मेरा बेलून उस स्थान पर पहुंचेगा जहां इस ग्रह की आकर्षण शक्ति से उपग्रह की आकर्षण शक्ति अधिकतर हो जाएगी, तो यह परिवर्तन आवश्यकीय हो जाएगा। मैं घोर निद्रा में सोया सोया उस घटना को, जो मैंने पूर्व ही विचारी थी, प्रत्यक्ष होते देखकर चौंक पड़ा। यह चक्र अवश्य क्रम तथा बड़ी सुगमता से हुआ होगा और मुझे इसमें संदेह है कि यदि मैं जागता भी होता तो क्या मुझे अपने बेलून का यह चक्र मालूम पड़ जाता। अब अपने भय इत्यादि से निर्भय हो मैंने चंद्रमा के प्राकृतिक रंग रूप को देखना आरंभ किया। मेरे नीचे यह एक समुद्र के चित्र के समान दिखाई दे रहा था और यद्यपि चंद्रमा अभी मेरे बेलून से कुछ दूरी पर था, पर उसकी सतह का ऊबड़ खाबड़ स्पष्ट देख पड़ता था। चंद्र लोक तल से सागर व समुद्र की अनुपस्थिति मुझको उसके भूगोल संबंधी अथवा बाहरी रूप में सबसे आश्चर्यजनक जान पड़ी, पर तिस पर भी उसमें मुझे ऐसी ऐसी संभूमें दिखाई देती थी जो कि जान पड़ता था कि जल के वेग से कहीं कहीं एकत्र होकर ऊंची हो गई है। उसके उस अर्ध भाग में जो मेरे नेत्रों के सामने था, बहुत से ज्वालामुखी पर्वत दिखाई देते थे और यह जान पड़ता था कि इनके उभाड़ व फुलाव बनाए हुए हैं। इनमें जो सबसे अधिक ऊंचा था वह समकोण ऊंचाई में 3.25 मील से अधिक ऊंचा न होगा। इनमें से बहुतेरों में से ज्वाला निकल रही थी और इनमें से जो लुक पत्थर अब निकलते थे वे मेरे बेलून से अधिक ऊंचाई पर पहुंचते थे। 18 अप्रैल। आज मैंने चंद्रमा की परिधि में अधिक वृद्धि पाई और बेलून के उतार के वेग में अत्यंत वृद्धि देखकर मैं अति भयभीत हुआ। इस चंद्रलोक यात्रा के संभव मानने के पूर्व ही मैंने चंद्रमा के निकट वायुमंडल का होना संभावित माना था। चंद्रमा से अब मेरा बेलून प्रतिक्षण निकट पहुंचता जाता था और वायु जमाने में जो कष्ट मुझे भोगना पड़ता था उसमें अब तक कुछ कमी नहीं हुई थी, जिससे मुझे यह संदेह उत्पन्न हो रहा था कि कदाचित चंद्रमा में वायु नहीं है। 19 अप्रैल। आज प्रातःकाल मुझे बड़ा हर्ष हुआ जब मैंने देखा कि चंद्रमा अब अत्यंत निकट आ गया है और फिर अपने वायु जमाने के यंत्र द्वारा मुझे यह जान पड़ा कि अब वायु के पतलेपन में बड़ा अंतर पड़ गया है और 10 बजे के लगभग मुझे पूरा विश्वास हो गया कि वहां वायु अवश्य है। फिर 11 बजे वायु जमाने में मुझे कुछ भी परिश्रम न करना पड़ा और 12 बजे मैंने अपने कार की ओढ़नी को उतार कर रख दिया। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि ज्यों-ज्यों मैं चंद्रमा के निकट पहुंचता जाऊंगा वायु अधिक मिलता जाएगा। यद्यपि मेरा यह विचारना यथार्थ निकला कि चंद्रमा के निकट उसके पिंड के यथा योग्य वायु अवश्य पाया जाएगा, पर तिस पर भी उसकी सघनता के विषय में मैंने धोखा खाया, क्योंकि उसके तल पर भी इतना वायु नहीं पाया जाता था जो मेरे कार को उसके बोझ सहित ऊपर संभाले रहता। पर बड़ी उतावली के साथ मेरे मुंह के बल गिरने से इसका खंडन हो गया। जो कुछ हो, मैं अब अत्यंत वेग से चंद्रतल पर गिर रहा था। मैंने बोझ, जल के घड़े, वायु जमाने के यंत्र इत्यादि के फेंकने में क्षण मात्र न गंवाया, यहाँ तक कि अंत में अपने कार में की यावत सामग्री नीचे फेंक दी, पर उसके वेग में तनिक भी कभी न हुई। अब मैं चंद्रतल से कोई आध मील की दूरी पर था। अब अंत में अपना कोट टोपी आदि फेंक देने पर मैंने अपने कार को बेलून से काट दिया और मैं बेलून के जाल को दोनों हाथों से कसकर पकड़े रहा। अब मैं अपने नीचे छोटे छोटे घर तथा बस्ती देख रहा था और मुझे यह जान पड़ता था कि मैं एक विचित्र नगर में उतर रहा हूं। ठीक मेरे नीचे छोटे छोटे मनुष्यों का एक समूह एकत्र था, जो कि न तो कुछ शब्द उच्चारण करते और न मेरी सहायता करने पर कुछ उत्साह दिखाते थे, पर मूढ़ों के समान दांत निपोरे मुंह बाएं खड़े थे।
और मुझे तथा मेरे बेलून को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। मैंने ग्लानि से उनकी ओर से नेत्र फेर लिया और ऊपर की ओर अपनी पृथ्वी को देखने लगा, जो कि इस समय एक बड़े तांबे के तथा धुंधली ढाल के समान कोई 2 अंश व्यास में दिखाई दे रही थी, और जो कि ऊपर आकाश में मानो अचल स्थापित थी और जिसका एक कोण सोने के समान चमक रहा था। जल व स्थल का कोई चिन्ह विशेष नहीं बूझ पड़ता था। इस प्रकार से पाठकगण, मैं अनेक प्रकार के दुख आपत्तियों से बचकर रत्नधाम से विदा हो 19वें दिन अपने स्थान पर पहुंचा। मुझे अभी बहुत कुछ कहना है। मुझे वहां के आबो हवा, शीत और गर्म ऋतुओं के विचित्र विभेद, एक पक्ष लो सूर्य की जलती हुई धूप तथा दूसरे में अत्यंत सर्दी, स्विंगल हाल कहाँ बाकी है, वहां के मनुष्य, उनके आचार व्यवहार तथा राजकीय विषय पर कुछ कहूंगा। उनकी विचित्री शारीरिक प्रकृति, उनका सौंदर्य तथा उनका श्रावणी होना, उनका वाक्यहीन होने पर एक विचित्र ढंग पर बातचीत करना आप महाशयों को अवश्य सुनाऊंगा। इसके अतिरिक्त और बहुत सी विचित्रता सुनाने को हूं जो कि मनुष्य कदापि अपने टेलीस्कोप द्वारा नहीं देख सकता, पर इसके बदले मैं आप महाशयों से अपने अपराध की क्षमा प्रदान चाहता हूं। मैं अब अपनी जन्मभूमि तथा अपने मित्र बंधुओं के देखने की बड़ी आकांक्षा रखता हूं। मैं आत्मविद्या तथा प्राकृतिक विद्या संबंधी जो हाल लिखने को हूं, उसके प्रतिकार में मैं यह आशा रखता हूं कि आप मुझे उन 3 पाप आत्माओं के प्राणवध के लिए क्षमा करेंगे। इस पत्र को ले जाने वाला चंद्रमा के एक निवासियों में से है, जिसने बड़े कहने पर पृथ्वी जाना स्वीकार किया है। वह इसके उत्तर के लिए ठहरेगा और उत्तर लेकर मेरे पास शीघ्र लौट आवेगा। आपका दास हंसपाल के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका समर्थन और सहभागिता मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आपने इन कहानियों और जानकारी को उतना ही रोचक पाया होगा जितना मैंने। अगर आपको यह सामग्री पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका फीडबैक मुझे बेहतर वीडियो बनाने में मदद करता है। अगले बार तक अपना ध्यान रखें और जिज्ञासु बने रहें।